NA 109 के उम्मीदवार हाफिज़ अब्दुल जब्बार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर देखें, आपसे हमारे दो ही सवाल हैं। पहला सवाल हमारा आपसे ये होगा कि जिस तरह देखा जा रहा है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जब अपने वो खलीफा मुकर्रर हुए तो अपने तमाम असासे जो थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिए थे, आवाम के सामने रख दिए थे और उन्होंने बता दिया था आवाम को, अपनी रियाया को, कि मेरे पास यही है। तो क्या लगता है आजकल हमें भी ये प्रैक्टिस करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो पंजाबी में कहते हैं कित्थे मेर अली ते कित्थे तेरी सना, एक गुस्ताख अखियाँ कित्थे जा लड़ियाँ। कहाँ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और कहाँ ये आज के हुक्मरान और आज के ये करप्ट और बददियानत लोग। हैरानगी की बात है कि अल्लाह ताला ने जो क़यादत का मनसब, इमामत का मनसब दिया है, अगर आप तारीख़ इस्लाम को पढ़ें तो उसका सबसे पहला लाज़म है कि वो कायद, अमीन और सादिक हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब रिसालत दी गई, नबूवत दी गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही अमानत और दयानत की, सदाकत की अपनी कौम से दिलवाई गई कि आपने कौम को पूछा कि आप मुझे जानते हैं? पूरी कौम ने यकजुबान होकर कहा कि आप अमीन और सादिक हैं। नबी पाक ने फरमाया कि अल्लाह मेरे गवाह रहना। इसी तरह से आपके वो सहाबा इकराम, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, सैयदना उमर फ़ारूक, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना अली करमुल्लाह वजह और दीगर सहाबा इकराम, सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। देखें वो क्या वो वजह थी कि जब ये करबला का वाक़या पेश आया है, वो सिर्फ यही था कि जो इमाम हुसैन के नाना और उनके वालिद और उनके दीगर सहाबा इकराम, खुलफाए राशिदीन का जो निज़ाम चला आ रहा था दीन इस्लाम का, उस निज़ाम को तलपट करके उसमें करप्शन और बददियानती की बुनियाद रखी गई और वो काम किए गए जो दीन इस्लाम में कम अज़ कम एक आम मुसलमान को भी इजाज़त नहीं, तो क़यादत को तो क्या होने थे। सबसे बड़ी कि अमानत और दयानत का तस्वर ख़त्म हो गया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि यूरोपियन जो हैं, मगरबी ममालिक जो हैं हमारे, वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि जो कवानीन और जो खतूआत उन्होंने बनाए हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, वो उन पे यकीन करते हैं और उन्हीं खतूआत पे वो अमल करते हैं और करने के बाद वो कामयाब हो चुके हैं। और जो उन्होंने असासे डिक्लेयर करने का कानून वो भी अपनाया हुआ है। सियासी निज़ाम जो है वो भी उनका अगर देखा जाए तो इन्हीं की तरह है। लेकिन अभी भी मैं नाम नहीं मेंशन करूँगा, लेकिन अभी भी जो हमारे इस्लामी ममालिक हैं उनमें ये चीज़ें नहीं देखी जा रही। यही जद्दोजहद और यही पैगाम जमात इस्लामी का है कि ये निज़ाम उस वक्त आता है जब आप अल्लाह का और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन इस दुनिया पर नाफज हो और वो कायम हो। यही अकामत दीन का तस्वर सिर्फ जमात इस्लामी रखती है कि जब दीन कायम होगा तो फिर हुक्मरान ख़ुद को जवाबदेह समझेगा, फिर हुक्मरान ख़ुद को अवाम का खादम समझेगा। फिर उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर फ़रात के किनारे पर कोई कुत्ता भी भूखा मर जाए तो वो भी उमर से पूछा जाएगा। फिर वो तसव्वुर आता है। फिर ये नहीं होता कि आप जो मर्ज़ी लूटें खसूटें और आपको 40 करोड़ तक तो करप्शन करने के वैसे नहीं पूछ सकते, कानून बना दिया जाए। तो इन मुल्कों में किसी मुल्क में इस्लामी निज़ाम राइज नहीं है। जमात इस्लामी इसलिए कोशिश है कि इस मुल्क में अल्लाह के दीन को नाफिज किया जाए और अल्लाह के दीन के मुताबिक हर इंसान, वो चाहे कितना बड़ा कुछ जागीरदार है, सरमायादार है, वक्त का हुक्मरान है, वो कानून के सामने भी जवाबदेह है, अवाम के सामने भी जवाबदेह है, अल्लाह के हाथ तो जवाबदेह है ही हैं। अच्छा, अगर सर आपको इक़्तिदार में आने का मौका मिलता है, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा, तो जमात इस्लामी का क्या मंशूर होगा जंग के लिए? जमात इस्लामी का मंशूर इंशाल्लाह हमने पहले भी बयान किया है। सबसे पहले तालीम, कि तालीम से इंसान बनता है। बिल्कुल इसी तरफ उसमें इंशाल्लाह हमारा जो प्रोग्राम है वो IT यूनिवर्सिटी का, विमेन यूनिवर्सिटी जो यहाँ से ख़त्म की गई, हम उसे बहाल कराएंगे और मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेजेस का क़याम जंग में, ताकि यहाँ के FSC पास तलबा तालबात को फैसलाबाद या लाहौर ना जाना पड़े, खज्जल ख्वारी ना हो, ख़र्चे ना हो, सफ़र की तकालीफ परेशानियाँ ना हो, सिक्योरिटी के मसाइल ना पैदा हों। और दूसरा उनका मसला रोज़गार का है। रोज़गार के लिए हमने इंशाल्लाह ये प्लान दिया हुआ है कि जंग के अंदर वो इंडस्ट्रियल स्टेट बनाई जाए
جہاں کم از کم 10 سالہ وہ ٹیکس فری انڈسٹریل اسٹیٹ ہو. جب 10 سالہ ٹیکس فری انڈسٹریل اسٹیٹ ہوگی تو یہاں چائنا کے، ترکی کے، کراچی کے ان کے انویسٹر کو لانا میری ذمہ داری انشاءاللہ میں لے کر آؤں گا. اللہ نے مجھے اتنی ہمت دی ہوئی ہے اور وہ ہمارے ساتھ رابطے میں بھی ہیں ماشاء اور اللہ. جماعت اسلامی کے الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت بھی رابطے میں ہیں. اور اسی طرح تیسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے صحت کے حوالے سے کہ یہاں کا پانی خراب ہے. انشاءاللہ یونین کونسل وائز ہم کہیں گے کہ ایک بہترین فلٹر پلانٹ جیسے ہم نے یوسف شاہ روڈ پر لگایا ہے جو جاپان کا اوریجنل فلٹر پلانٹ ہے، وہ فلٹر پلانٹ ایک یونین کونسل میں لگے گا. اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہاں کا ہاسپٹل کا ہے. میں آپ کو انشاءاللہ بہت جلد خوشخبری دوں گا کہ جھنگ کا DHQ ہاسپٹل ایک ٹیچنگ ہاسپٹل کی حیثیت اختیار کر جائے گا. ماشاءاللہ. ہم اس کے پیچھے لگے ہیں. اب یہ دن مہینے نہیں چند دنوں بعد انشاءاللہ میں آپ کو اس کی خوشخبری سناؤں گا. انشاءاللہ. ناظرین میں حکومت وقت سے ایک بات کروں گا کہ اگر IT یونیورسٹی یہاں پر قائم کر دی جائے تو جو ہزاروں بے روزگار نوجوان اس وقت رول رہے ہیں، کوئی کسی دکان پہ کام کر رہا ہے، کوئی کسی دکان پہ کام کر رہا ہے، FSC پاس طلباء طلبات ہیں جیسے ابھی سر نے بات کی ہے، اگر ان کے لیے یہاں پر ایک IT یونیورسٹی قائم کر دی جائے جھنگ میں تو اس سے کافی بینیفٹ ہو سکتا ہے اور ہر نوجوان جو ہے وہ اپنا روزگار قائم کر سکتا ہے. یقیناً سر کا بھی یہی منشور ہے.